हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही बढ़िया हो यार। तो बेटा आज जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। बेटा प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हमने फ्री कंसेंट वाले टॉपिक को चला रहे थे, चैप्टर चल रहा था फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट में सर हमने मस्त मस्त करके चीजें पढ़ी थी कुछ, और वही चीजें हमने जल्दी से पहले रिकॉल करते 2 मिनट में, और फिर मैं आपको इस क्लास में डिफरेंशिएट करवाता हूं जल्दी से। ठीक है बेटा, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक करा था फ्री कंसेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 14। अब फ्री कंसेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब था, हमने बोला था कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। मतलब इन पांचों केसेस में कंसेंट को फ्री नहीं माना, मतलब यहां पे कभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमेशा वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमेशा वॉइडेबल। और इन पांचों के अलावा हमेशा जो कंसेंट है वो फ्री है, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड। फिर आपने बोला सर हमें एक एक का मतलब बताइए, तो बेटा मैं सबसे पहले सेक्शन 15 में क्या था, दैट इज कोअर्जन। फिर मैंने आपके साथ प्रीवियस सेक्शन में सेक्शन 16 कवर करा था, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और दोनों को मैंने बहुत ही डेप्थ के साथ, बड़े ही आराम से एनालिसिस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली हमने समझ लिया है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है बेटा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैं पहले ही क्लियर करके चला था जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। आप सीए में हो, आप सीएमए में हो, सीएस में हो, किसी में भी हो बेटा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और स्पेसिफिकली मैं बताऊं, जो सीए वाले बच्चे हैं और जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बेटा 6 to 8 मार्क्स का हलवा क्वेश्चन वो देते ही देते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है और आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको पहली बार डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आएगा लॉ में, आपको फॉर्मेटिंग हमेशा याद रखनी है बेटा, इस तरीके से करनी है। सबसे पहला कॉलम आपने बेसिस का बनाया है, फिर कोअर्जन, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। और मैं आपको बस सीन एक शॉर्ट करके चलता हूं। अगर आपको कोई भी डिफरेंस याद करना है, बड़े ध्यान से सुनना, कभी कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको कोई भी डिफरेंस याद करना है, सबसे पहले उन दोनों को इंडिविजुअली समझ लीजिए। जैसे कोअर्जन की हमने अभी प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हमने कोअर्जन को पढ़ा, तो आप कोअर्जन को समझ लीजिए इंडिविजुअली, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझ लीजिए इंडिविजुअली। और जब आप दोनों को इंडिविजुअली समझ जाएंगे, उसके बाद आपको बस एक काम करना है बेटा, कि आपको इन बेसिस को याद कर लेना है। अब जैसे ही आप दोनों को इंडिविजुअली समझ गए, सेकेंड पॉइंट हमने सारे बेसिस याद कर लिए डिफरेंशिएशन के, तो आप पेपर में अपने आप मस्त करके उसका डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। और यहां पे आपके सामने डिफरेंस दे रखा है, मैं जल्दी से बेटा एक एक करके पॉइंट्स काउंट करवाता हूं और फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट है दैट इज डेफिनेशन। ये तो बड़ा बेसिक सी बात है। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे दोनों को, कोअर्जन को भी अनड्यू को भी। अब सर यहां पे मैंने लिख दिया बेटा सेम एज प्रीवियस, मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कोअर्जन और अनड्यू दोनों की डेफिनेशन कराई है, और उनके नीचे मैंने एनालिसिस करवाया था कि डेफिनेशन को आपको कैसे याद करना है। लॉ में डेफिनेशन याद करना बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको ना वर्ड टू वर्ड थोड़ा लिखना पड़ जाता है। तो यहां पे आपके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है बेटा कि आप एनालिसिस को फॉलो करो। दोनों के एनालिसिस मैंने आपको दे रखे थे, मैं जल्दी से एक बार डिफाइन करवा देता हूं। अगर आपको याद हो आप मेरे साथ बोलना प्लीज, नहीं याद तो बेटा एनालिसिस को जल्दी से जाके देखो, जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट था कोअर्जन। कोअर्जन की डेफिनेशन क्या थी सर? कोअर्जन की डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1, committing or coercion means committing or threatening to commit any act. Second, the or unlawful detaining or threatening to detain any property. फिर से रिपीट करो, coercion means आपका जो है committing or threatening to commit any act, or unlawful detaining or threatening to detain any property which is forbidden by law, which is forbidden by law. और वहां पे आपका इंटेंशन है सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, गन पॉइंट पे रख दिया, सुसाइड देने की धमकी दे दी, मतलब आप फिजिकल फोर्स या थ्रेट देके किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। और उस किस ग्राउंड पे? कोअर्जन आप बोलेंगे इसे। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड जब मैं अनड्यू की डेफिनेशन करवाया था, डेफिनेशन बड़ी सिंपल थी, 3 पॉइंट थे अगर आपको याद हो। सबसे पहला सर अनड्यू इन्फ्लुएंस से कब बोलेंगे? जब देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। सर वो वाला रिलेशन ना, सर बेटा वो वाला नहीं, बड़े घिनौने बच्चे तो वो वाला रिलेशन नहीं बेटा, यहाँ पे बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। सर कैसा रिलेशनशिप? जहां पे बेटा एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन पे है। फिर से बोलो, एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और दूसरा पर्सन वीकर पोजीशन पे है, तो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज है, वेयर वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर,
और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का पार्ट यह है कि बाय यूजिंग दैट पोजीशन ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर, ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। तो रिलेशनशिप था, एक डोमिनेटिंग पे था, एक वीकर पे था। डोमिनेटिंग वाला बंदा जो है उस पोजीशन का यूज करता है और सामने वाले का अनफेयर एडवांटेज ले लेता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था बेटा क्रेडिटर डेटर, है ना। क्रेडिटर हमेशा क्या होगा, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा, जो डेटर है वो हमेशा एक वीकर पोजीशन पे होगा। फादर सन के केस में फादर हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, तो इन केस में डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करके जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में कवर होगा और दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वॉइडेबल। कोई दिक्कत बेटा? तो आप दोनों को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। कोएर्शन मींस, जल्दी बोलो। कोएर्शन मींस कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा बेटा? अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज वेयर वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड बाय यूजिंग सच पोजीशन ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर। तो बेटा ये हो गया कोएर्शन का केस, ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस। तो डेफिनेशन तो आप बड़े आराम से एनालिसिस के थ्रू याद करके यहाँ पे चेप देंगे, जिसका हम तो एक्सपर्ट हो कॉपी पेस्ट करने वाले। ठीक है, अब सेकंड बेसिस पे आओ। सेकंड बेसिस है नेचर ऑफ एक्शन। अब नेचर ऑफ एक्शन समझना बेटा। कोएर्शन के केस में हम यूज करते हैं फिजिकल फोर्स और फिजिकल थ्रेट। फिजिकल फोर्स और थ्रेट दे रहे हो आप किसी को, फिजिकल फोर्स और थ्रेट। ऑल्दो मैंने कोएर्शन में बताया भाई है, कोएर्शन में अपन फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस यहां पे आपको कोई गन पॉइंट में नहीं रखेगा, कोई यहां पे आपको सुसाइड करने की धमकी नहीं देगा, कोई फिजिकल फोर्स थ्रेट यूज नहीं हो रहा। यहां पे मेंटल और मोरल प्रेशर यूज होता है। क्या होता है? मेंटल और मोरल प्रेशर बना के आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाओगे, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर फिजिकल फोर्स और थ्रेट देके सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाओगे, दैट इज कोएर्शन। तो पहला बेसिस बेटा कौन सा? डेफिनेशन, दोनों को डिफाइन करा। सेकंड आपका नेचर ऑफ एक्शन, यहां पे फिजिकल फोर्स और थ्रेट है, अनड्यू वाले में मेंटल और मोरल प्रेशर है। अगर मैं बात करूं बेटा पॉइंट नंबर 3 की, पॉइंट नंबर 3 इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। सर ये तो हमारा फेवरेट है सर रिलेशनशिप। नॉटी सर, बेटा बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग, मैं बता रहा हूं, सुधर जाओ बेटा, बहुत मारूंगा। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज का बार बार मैं समझा के चलाओ बेटा। कोएर्शन के केस में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, कोएर्शन के केस में कोई भी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्या डेफिनेशन में कहीं पे भी बोला था दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए? है कहीं बोला था क्या? नहीं सर। मतलब कोएर्शन जो है आपके रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ भी हो सकता है और स्ट्रेंजर्स के साथ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को गन पॉइंट पे रख रहा है या अपने आप को गन पॉइंट पे रख रहा है, कह रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, तो वहां पे रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज के बीच में। लेकिन अगर कोई हस्बैंड, कोई भी पर्सन है, वो किसी थर्ड पर्सन जिसको वो जानता भी नहीं है उसको भी गन पॉइंट पे रख के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा ले, तो दैट इज कोएर्शन। तो कोएर्शन में आप जो है फिजिकल फोर्स और थ्रेट जो है वो रिलेशनशिप वाले पर्सन को भी दे सकते हो या फिर किसी अननोन, किसी स्ट्रेंजर को भी दे सकते हो। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि इन केस ऑफ कोएर्शन इट इज नॉट नेसेसरी मतलब रिलेशनशिप है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोएर्शन के केस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना इज नॉट नेसेसरी, मतलब है ओके है, नहीं है तो भी ओके है। लेकिन अगर मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करूं, अरे अनड्यू इन्फ्लुएंस की तो डेफिनेशन ही स्टार्ट कहां से होती थी बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज वेयर वन पर्सन इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। मतलब दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना नेसेसरी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज होगा ही तब जब आप और दूसरा पर्सन किसी रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे हो, और ऐसा रिलेशनशिप कैसा? जहां पे एक डोमिनेटिंग पे दूसरा वीकर पे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कोएर्शन के केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि पार्टीज रिलेशनशिप है, लेकिन यहां पे सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब सम सॉर्ट बोला है, कुछ भी हो सकता है, क्रेडिटर डेटर चलेगा, डॉक्टर पेशेंट चलेगा, लॉयर क्लाइंट चलेगा, है ना, फादर सन चलेगा, कोई भी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब रिलेशनशिप कैसा होता है वो हमने बता दिया था, डोमिनेटिंग वीकर वाला होना चाहिए, बट ये चीज हो गई। पहला पॉइंट जल्दी से रिवाइज करो बेटा। पहला पॉइंट डेफिनेशन के बेस पे कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोएर्शन का मतलब क्या है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ।
अगर मैं अनड्यू की बात करूं 3 पॉइंट। सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, जहां पे एक पर्सन किस पोजीशन पे डोमिनेटिंग में, दूसरा क्या है वीकर, और डोमिनेटिंग वाला उस पोजीशन का यूज करके ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है। सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ एक्शन, कोवर्जन के केस में फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में मेंटल और मोरल प्रेशर यूज होगा। समझ आ रही है क्या बात? यस सर। पॉइंट नंबर 3, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, कोवर्जन के केस में पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना इज नॉट नेसेसरी। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना इज मैंडेटरी, इज वेरी नेसेसरी। रिलेशनशिप होगा तभी अनड्यू होगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे बेटा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन। यार क्या चुनौतीपूर्ण पॉइंट है। क्रिमिनल एक्शन की इन्वॉल्वमेंट तुम बता दो किसमें है, कौन सा ऐसा है दोनों में से विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, कौन सा है? सर कोवर्जन की डेफिनेशन पढ़िए ना दोबारा बेटा, डेफिनेशन पढ़िए ना दोबारा। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। अरे जब लॉ खुद से मना कर रहा है नालायको तो काहे कर रहे हो? जब लॉ खुद से मना कर रहा है तो काहे कर रहे हो? तो यहां पे कोई क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व है क्या? अरे 110% सर। जब फॉरबिडन बाय लॉ है उसके बाद भी तुम कर रहे हो, सुसाइड करने की धमकी, किसी को गन पॉइंट पे रख रहे हो, दिस इज क्रिमिनल एक्शन ना, क्योंकि कोवर्जन फॉरबिडन बाय लॉ होता है तो यहां पे आपका क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व होता है। लेकिन अनड्यू वाले केस में माना कि वहां पे गलत है, माना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन रहा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा, मान लिया, लेकिन वहां पे कोई क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। आप समझ लें मेरी बात, यहां पे कहीं फॉरबिडन बाय लॉ तो नहीं लिखा था ना, समझो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा बट क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। तो फोर्थ पॉइंट इज व्हाट मेरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन। यहां पे कोवर्जन में क्या बोला, इलीगल एक्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ इज कमिटेड और अ थ्रेट इज गिवन। एक्सक्यूज मी बेटा, आजकल थोड़ा कोल्ड, बिल्कुल भाई साहब खतरनाक वाला। डेडिकेशन देख रहे भाई की, रुक नहीं रहे भाई। अगर मैं क्रिमिनल एक्शन की बात करूं तो क्या कह रहा है, इलीगल एक्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ इज कमिटेड और अ थ्रेट इज गिवन। इट मींस यहां पे क्रिमिनल एक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, बट इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस यहां पे बोला नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड और थ्रेट इज गिवन। तो यहां पे एक्ट कमिट होता है विच इज द क्रिमिनल एक्शन, और यहां पे ऐसा कोई क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। मेरे हिसाब से क्लियर। लास्ट पॉइंट, एनफोर्सिबिलिटी। सर इसमें कैसा डिफरेंस है? काफी बच्चे बोलते हैं सर एनफोर्सिबिलिटी में क्या है, कोवर्जन वाला भी वैलिड नहीं होता, अनड्यू वाला भी वैलिड नहीं होता, कोवर्जन वाला भी वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी, और अनड्यू वाला भी वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी। दोनों मैंने पहले बोला था भाई, फ्री कंसेंट से पढ़ाता रहा हूं, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, चारों के चारों केस में कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमेशा वॉइडेबल। मिस्टेक के केस में देयर आर सम केसेस जहां पे वैलिड बनता है, वो हम देखेंगे जब जाएंगे। लेकिन अभी के केस में सर एनफोर्सेबिलिटी पे कैसे बात आ गई, दोनों के दोनों वैलिड बनेंगे नहीं, दोनों के दोनों वॉइडेबल बनेंगे, तो डिफरेंस कहां से आया बेटा? एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बेटा, कोवर्जन के केस में तो 100% कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी मतलब, अग्रीव पार्टी बेटा वो पार्टी है जिसको लॉस सफर हुआ है, मतलब जो भोला है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसके साथ गलती हुई है, मैंने गन पॉइंट पे रख दिया, सामने वाला बंदा तो भाई गन पॉइंट पे है ना, वो तो शरीफ बंदा है, तो वो हो गया अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड वॉइड कुछ भी बना सकती है, दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। अगर अग्रीव पार्टी कहते कोई नहीं कॉन्ट्रैक्ट मान रही वैलिड है तो वैलिड है, अगर वो चाहे कोर्ट में बोल दे भैया मैं वॉइड मानी, वॉइड माने, तो मतलब यहाँ पे ना अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है, वॉइड भी बन सकता है, वैलिड भी बन सकता है। सेम गोज विद दिस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में बोला कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी, ये तो बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और ऑप्शन दिया। सर ये ऑप्शन क्यों दिया? देखो बेटा यहां तो एक ही ऑप्शन है, कोवर्जन में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी, बात खत्म। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कई जगह सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऐसे बन जाते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोल के और बेनिफिट को एक्सचेंज करके वापस से नहीं जाएगा, सही
सर मतलब सही नहीं जाएगा, सर समझ नहीं आ रहा सर। बेटा आप मेरी एक एग्जांपल समझना। आप देखो, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस का। यहां पे हमारे जो है मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। यहां पे हमारे जो है ये है मिस्टर वाई, एक्स एंड वाई। अब होता क्या है, यहां पे इन्हें जो है अर्जेंसी में बहुत ज्यादा एक लोन की रिक्वायरमेंट पड़ी, और वो लोन था 10 लाख रुपीस का। मतलब इतना अर्जेंट था ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा अर्जेंट। तो मिस्टर एक्स जो है वो 10 लाख की तलाश में भाई साहब भटक रहे इधर उधर, और मतलब जिंदगी और मौत का सवाल है। भाई की जो है माँ की तबीयत खराब है। अब तुम बता बेटा, माँ की तबीयत खराब होना मतलब आप समझो इंटेंसिटी। भाई मिस्टर एक्स दुनिया जाए बाहर में, उसे कोई दिख नहीं रहा भाई, उसे बस एक चीज पे फोकस है, भैया मम्मी को ठीक करना है, और मम्मी के ऑपरेशन के लिए चाहिए 10 लाख रुपीस। अब उसे दुनिया में कोई सिचुएशन नहीं है, उसे कोई लेना कहना भाई कुछ भी हो जाए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बस मम्मी का ऑपरेशन करवाना है। प्यार करता भाई अपनी मां से। अब मिस्टर एक्स जो है वो भाग के जाते हैं वाई के पास, और वाई को पूरी सिचुएशन बताते हैं। सिचुएशन बताना मतलब वो बताते हैं भाई मेरी मम्मी का बड़ी सीरियस है, आईसीयू में ऑपरेशन है, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, तो आप मुझे प्लीज 10 लाख रुपए दे दीजिए। इसका मतलब यहां पे अगर आप बेटा नोटिस करिए, वाई को ये पता चल गया कि एक्स को 10 लाख रुपीस चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए, वो उन 10 लाख रुपीस को लेने के लिए अभी किसी भी हद तक चल जाएगा, कुछ भी कर लेगा। समझ लो आप मेरी बात। तो वाई जो है बड़ा घिनौना इंसान का आदमी है, बड़ा ही गंदा आदमी है। वाई ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और वाई ने बोला कि भाई एक्स, मैं जो है आपको यहां पे लोन में दूंगा 10 लाख रुपीस। कौन बोल रहा है सर? वाई बोल रहा है एक्स को कि मैं आपको 10 लाख का लोन दूंगा। भाई साहब वाई एक्स खुश हो गया, उसे एक उम्मीद की किरण दिखी, खुश हो रहा है भाई, कह रहा अच्छी बात है, मेरे को तो अब लोन मिल जाएगा। लोन तो मिल गया 10 लाख का। इसका मतलब ये जो है ये कौन हो गया बेटा? ये हो गया क्रेडिटर। यहां पे मिस्टर एक्स कौन हो गया बेटा? ये हो गया डेटर। और यहां पे लोन मिला 10 लाख का, लेकिन मिस्टर वाई ने इस लोन के लिए अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी। अब यहां देखना बेटा, कितना घिनौना आदमी है, आपको पता लगेगा। कंडीशन में उसने बोला कि आपको जो है पहला लोन की रीपेमेंट करनी है 1 ईयर में। आपको जो रीपेमेंट करनी है, अब जनरली लोन की रीपेमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जाता है। इंटरेस्ट बेटा मैक्सिमम एक्सटेंट पे कितना होगा? 10%, 12%, इतना नॉर्मली पर्सनल लोन पे जाता है, ठीक है। अगर आप किसी प्राइवेट पर्सन से मिलोगे 10% के करीब चला जाता है। बट यहां पे लोन की रीपेमेंट करनी है 1 ईयर में, एक्सटेंड कोई दिक्कत नहीं, 1 साल में कर दूंगा। यहां पे इसने बोला कि लोन की जो अमाउंट है, रीपे जो आपको अमाउंट करनी है, वो करनी है 20 लाख। इसके साथ साथ मैं इंटरेस्ट भी लगाऊंगा @20%। आप समझ रहे हैं बेटा सिचुएशन समझो। मतलब 1 साल के बाद यहां से यहां क्या जाएगा? एक्स को पहली बात तो 20 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। लिए कितने थे? 10 लाख। वापस कितने करेगा? 20 लाख। इसके साथ साथ उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा @20%। और अगर आप नोटिस करो @20% इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज 10 लाख का 20% विच इज 2 लाख रुपीस। तो टेक्निकली यहां पे 20 लाख का अमाउंट एक्सचेंज होगा और इंटरेस्ट की फॉर्म में 2 लाख। लिए थे 10 लाख 1 ईयर के लिए, रीपे करने पड़ रहे 22 लाख। 20 लाख एक्सचेंज अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो भी अनफेयर चीज, मतलब 20% विच इज क्वाइट हायर। और एक्स जो है ऐसी सिचुएशन में था कि उसे बस 10 लाख रुपए चाहिए थे, वो मना नहीं कर पाया, उसने ले लिए। अब पहले मुझे बस आप इतना बता दीजिए, क्या यहां पे आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस दिख रहा है? क्या ये केस स्टडी जो है, क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस को शो कर रही है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर। सर कैसे? अरे बेटा 3 पॉइंट चेक करो ना। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। अरे रिलेशनशिप वो वाला नहीं बेटा, रिलेशनशिप तो ये भी होता है ना, क्रेडिटर डेटर। बताया था क्या सर? आपने बताया था रिलेशनशिप होंगे, और एग्जांपल भी देते बहुत सारे लास्ट क्लास में। बेटा याद करो, क्रेडिटर डेटर था वहां पे,
ठीक है ना। तो यहां पे क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप है। सेकेंड पॉइंट, वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। डोमिनेट पोजीशन पे है, कौन है? अरे सर क्रेडिटर हमेशा डोमिनेटिंग पे रहेगा, ये हमेशा वीकर पे रहेगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट था, क्रेडिटर जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है उसने अपनी पोजीशन का यूज करा और अनफेयर एडवांटेज लिया। बेटा आप देख सकते हो यहां पे उसने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज करते हुए अनफेयर एडवांटेज लिया है। सर अनफेयर एडवांटेज मतलब बेटा देखो ना, 10 लाख के अमाउंट पे अगर वो 10 लाख ही रिटर्न लेता वो 10% इंटरेस्ट, तो वो नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल बात थी। लेकिन ये तो अनफेयर एडवांटेज हो गया ना कि आपको 1 साल बाद पे करना है। चलो ठीक है, अमाउंट उसने 10 लाख डबल कर दिया अमाउंट, और इसके बाद भी रुका नहीं भाई, इंटरेस्ट भी लगा रहा है, वो भी अलग ही रेट से। अनफेयर एडवांटेज लिया ना, लिया सर बिल्कुल। तो बेटा इस केस में यहां पे ये सिनेरियो हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अब यहां समझना होगा क्या, तो पहली बात तो सारे पॉइंट अलग, एनफोर्सेबिलिटी पे आ रहा हूं। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। अब आप समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे उसने लोन ले लिया, सब कुछ एग्रीमेंट बन गया, उसके बाद वो अपने घर गया और माँ से ये शेयर करा कि माँ आपके ऑपरेशन के पैसे हो गए। तो पहले तो भाई बता नहीं रहा था मम्मी को कहां से हुए क्या हुए, फिर जब बाद में मम्मी ने फोर्स करा तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है माम और मुझे इतना इतना रिटर्न करना है। तो उसकी माँ ने बोला बेटा ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। कह रही अभी तो तू मुझे ऑपरेशन करा के बचा लेगा, बट 1 साल बाद जब 22 लाख रुपए रीपे करने की बारी आएगी तब तो अपन लोग भूखे मर जाएंगे, दोनों मर जाएंगे। क्या कर क्या, तू पागल है क्या? एक काम कर फटाफट जा और एक्सक्यूज मी सॉरी बेटा, एक काम कर फटाफट जा और फटाफट जाके ये अमाउंट जो है, ये मतलब ये जो एग्रीमेंट है उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल के निपटा दे, वॉइडेबल बना दे, वॉइडेबल। अब समझना बेटा, पहला ऑप्शन तो क्लियर है कि भाई मिस्टर एक्स जाए कोर्ट में कहे कि भैया ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, 3 फैक्टर प्रूव कर देगा, कहेगा भैया देखो रिलेशनशिप था, डोमिनेटिंग पोजीशन पे था, अनफेयर एडवांटेज ले गया ये मेरे से, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा मिस्टर वाई पे, मिस्टर वाई बता नहीं पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल कब होता है? जब वॉइडेबल होने का मतलब है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स ने बोला कभी हुआ ही नहीं था, रिसाइन कर देगा वो, कहेगा कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ ही नहीं है, मैं तो ऐसे मानूंगा। अनड्यू में हमने पढ़ा था। और उसके लास्ट में एक चीज और होती है, जब आप वॉइडेबल बना के रिसाइन करोगे तो आपको बेनिफिट को तो एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। बेनिफिट मतलब अरे 10 लाख रुपए जिसको दिए तो इसके थोड़ी हो जाएंगे, 10 लाख तो वापस करेगा ना। पर मिस्टर एक्स ने कहा मेरी माँ का ऑपरेशन, तो कोर्ट वालों ने बोला यार ये तो गलती हो रही है। कोर्ट वालों ने बोला कि यार यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया, लेकिन अगर एक्स ने वाई को बेनिफिट एक्सचेंज दे दिए, मतलब बेनिफिट रिटर्न कर दिए, तो मिस्टर एक्स जो है वो तो बेचारा फंस जाएगा ना। तो यहां पे कुछ केसेस में हाइपोथेटिकली कोर्ट क्या करता है, कई बार पहला ऑप्शन तो वॉइडेबल बनाने वाला है ही, वो तो ऑप्शन है ही एक्स के पास। दूसरा ऑप्शन है कोर्ट में, बेटा में वर्ड लिखा है, में मतलब ऑप्शनल, शैल नहीं लिखा, शैल इज फॉर मैंडेटरी, में मतलब ऑप्शनल, कोर्ट कर सकता है। कोर्ट में एनफोर्स इट ऑन अ मॉडिफाइड टर्म या मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ना बोलते हुए वैलिड ही बनाएगा, लेकिन एक मॉडिफाइड टर्म में। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। क्या ये ऑप्शन कोवर्जन में अवेलेबल है? कोवर्जन में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी, अनड्यू में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी। और एक ऑप्शन और है कि कोर्ट उसे एनफोर्स कर सकता है एक मॉडिफाइड फॉर्म की वे में। अब आप समझो क्या होगा, कोर्ट पता क्या बोलेगा, यहां पे ही कर सकता है, क्या देख लोन एग्रीमेंट वही है, बस एक चीज चेंज कर दो, रीपेमेंट करनी है 1 ईयर बाद। पहली बात तो अमाउंट 20 लाख का है भैया, अमाउंट कर दीजिए 10 लाख, जितना लिया उतना रीपे करे भाई। कोर्ट अपनी टर्म्स मॉडिफाई कर देगा थोड़ी, कॉन्ट्रैक्ट वही है। और कहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भैया 20% अनफेयर है, आप इसे 10% कीजिए। और इन टर्म्स के साथ, इन न्यू टर्म्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकता है बेटा, वैलिड बना सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ, ये वाला जो पॉइंट है इसका मीनिंग ये है। आप समझ रहे मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं बेटा, अदरवाइज ये हो गया खत्म। 5 पॉइंट ये, 6th पॉइंट यहां पे आप एग्जाम्पल का देंगे। एग्जाम्पल में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहां पे सुसाइड वाला दे सकते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को एक एग्रीमेंट में एंटर करवा रहा है, सुसाइड, अपनी खुद की सुसाइड करने की धमकी देके, ठीक है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि फादर अपने सन को बिना कोई धमकी वमकी दिए, बस फादर अपने सन को प्रेशर बना के, मेंटल प्रेशर बना के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा है, ठीक है।
आप समझ मेरी बात? तो बेटा ये क्लियर है, 5 पॉइंट ये हो गए। छठा पॉइंट एग्जाम्पल का हो गया, ये आपका डिफरेंस रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नंबर 1 दोनों की डेफिनेशन आपको बतानी है, कोअर्जन की इधर, अनड्यू की इधर। नंबर 2 आप बताओगे नेचर ऑफ एक्शन, तो कोअर्जन के केस में फिजिकल फोर्स और थ्रेट यूज होता है, अनड्यू के केस में मेंटल और मोरल प्रेशर यूज होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ हम गए, तो बेटा थर्ड पॉइंट पे यहां पे हमने बोला रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। कोअर्जन में पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना इज नॉट नेसेसरी। अनड्यू में इट इज मस्ट मैंडेटरी कि पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं क्रिमिनल एक्शन की, तो भैया यहां पे फॉरबिडन बाय लॉ है तो क्रिमिनल एक्शन है, यहां पे कोई भी क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। लास्ट इन्फोर्सिबिलिटी, कोअर्जन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी। यहां पे दो ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्री पार्टी, या फिर कई बार कुछ केसेस में कोर्ट जो है उसे वैलिड बना सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करके। तो आई होप ये एकदम क्लियर हुआ बेटा। डिफरेंस को बिल्कुल अच्छे से आप एज इट इज नोट करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अच्छा खासा कंटेंट आपके पास है और मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होता है। तो आज की क्लास के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। अगली क्लास से बेटा हम फ्रॉड स्टार्ट करेंगे, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, और अगला डिफरेंस आएगा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का। देन लास्ट में मिस्टेक का लेक्चर होगा और फ्री कंसेंट टॉपिक खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे अच्छे से रिवाइज करिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं बेटा आपसे। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।